सर्वेभ्यो नमो नमः। नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित नाट्यशास्त्र व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आप सभी के सहयोग व स्नेह के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक महोदय आचार्य प्रकाश पांडे जी, नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र एवं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत। आगामी 26 जून 2020 को प्रातः 11 बजे नाट्यशास्त्र व्याख्यान माला में अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के साहित्य विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंहदेव, जिनके व्याख्यान का विषय होगा लोकधर्मी नाट्य शास्त्र के आलोक में। लेखक, कवि, नाट्य निर्देशक, नाट्य शास्त्र के विद्वान डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंहदेव जी ने संस्कृत साहित्य से आचार्य, एमए, पीएचडी एवं डीलिट उपाधि प्राप्त की है। आपकी लगभग 22 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, जिसमें प्रमुख सुभाषित मालिका, आधुनिक संस्कृत साहित्य संदर्भ सूची, विदुर नीति, पुनर्जन्म विमर्श आदि हैं। आपने कई संस्कृत नाटकों का लेखन, निर्देशन एवं मार्गदर्शन किया है। साथ ही संस्कृत नाटकों में आपने अभिनय भी किया है। आपके द्वारा लिखित नाटक षोडश संस्कार, बुद्ध चरितम, भोज राज्यम, गार्गियम आदि प्रमुख हैं। आपको बादरायण व्यास, देववाणी भूषण, साहित्य रत्न, संस्कृत भूषण, श्रेष्ठ निर्देशक सम्मान, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली आदि प्राप्त हैं। तो आइए नाट्यशास्त्र विद्वान, संस्कृत साहित्य विषय के सहायक आचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंहदेव जी के व्याख्यान को हम दिनांक 26 जून 2020 को प्रातः 11 बजे नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र के फेसबुक पेज पर लाइव सुनेंगे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमस्कार। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयं आहार्यं चंद्रतारादि तम नमः सात्विकं शिवम। आज इस व्याख्यानमाला नाट्यशास्त्र केंद्र के द्वारा जो आयोजित है, इस प्रकल्प में सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और ये केंद्र के सभी सदस्य इस प्रकल्प के लिए साधुवाद के पात्र हैं। कार्यक्रम, ये व्याख्यानमाला की जो परिकल्पना को साकार रूप देने में परिसर के निदेशक डॉक्टर प्रकाश पांडे जी को प्रणाम करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। उनका जगन्नाथ जी से प्रार्थना है दीर्घायु मिले, और दीर्घायु जो हो सुखायु हो, और सुखायु के साथ हितायु भी हो। लोक कल्याण के लिए उनका जो आयु स्वस्थ रहे, निरोग रहे। यही प्रार्थना के साथ हम विषय को प्रारंभ करेंगे। मुझे जो विषय प्राप्त है, लोकधर्मी नाट्य शास्त्र के आलोक में। इसमें धर्मी है, जो धर्म शब्द से आया है, उसमें लोक धर्मी है, पुनः नाट्य शास्त्र है। जब धर्मी, लोक धर्मी, नाट्य शास्त्र आता है तो नाट्य धर्मी भी स्वतः इसमें जुड़ जाता है। अतः लोक धर्मी, नाट्य धर्मी, नाट्य शास्त्र, इन तीन पदों को लेकर के कुछ बातें करेंगे, अपना विचार आपसे शेयर करेंगे। और पूरा जो रहेगा मेरा प्रयास, जो विषयानुरूप जो नाट्य शास्त्र का आधार ही रहेगा, ये मैं पूरा प्रयास करूंगा। नाट्य शास्त्र में तो भरत मुनि प्रणाम करके ब्रह्मा ने जो नाट्य शास्त्र का वो बोलूंगा, मैं भी उसी को अगर दोहराऊं, प्रणम्य शिरसा देवो पितामह महेश्वरो नाट्य शास्त्रम प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यद उदाहृतम, ये कहा है भरत ने। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, प्रणम्य शिरसा देवो पितामह महेश्वरो लोकधर्मी प्रवक्ष्यामि मुनिना यद उदाहृतम। जो मुनि ने कहा है वो हम बात करेंगे।
धर्मी शब्द धर्म से है। धर्म पुंगलिंग में है, स्त्री में। आचार में आचार्य स्वभाव उपमेय क्रतो मेदिनी कोश में आता है। इसका बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। पुण्य, अदृष्ट, शुभ अदृष्ट, ये सब है। न्याय, आचार, स्वभाव, उपमा, क्रतु, यज्ञ आदि सब में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ स्वभाव अर्थ में धर्म को लेना ज़्यादा निकट होगा या औचित्य भी उचित रहेगा। धर्मी जो शब्द है ये भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है उसमें एक विवेचित और पारिभाषिक शब्द है। नाट्य शास्त्र भारतीय शास्त्र परंपरा जो रही है उसमें एक परिनिष्ठित ग्रंथ है। तो भरत ने नाट्य कला को शास्त्र का सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है। नाट्य शास्त्र के अंत प्रमाण से स्पष्ट होता है एक भरत की एक परंपरा रही होगी, उस शाश्वत परंपरा की जो साधना है उस साधना का परिणाम स्वरूप ये नाट्य शास्त्र है। तो नाट्य शास्त्र जो समग्र भारतीय कलाओं का कोश कहा जाता है। भरत मुनि का भी मंतव्य है जे संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, शिल्प नहीं, कला नहीं, योग नहीं, कर्म नहीं जो नाट्य शास्त्र में नहीं है। न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। तो ये नाट्य शास्त्र के महत्व के बारे में या नाट्य शास्त्र की जो वैशिष्ट्य है इस पर कहा गया है। और साथ में नाट्य में जो अनुशब्द साथ में आते हैं अभिनय, संगीत, नृत्य, वाद्य, वास्तु, मूर्ति, चित्र, पुस्तक आदि विविध कलाओं एवं अनेक प्रकार के जो शिल्प हैं उनके परिमार्जित एवं व्यापक विवेचन इस ग्रंथ में किया गया। तो नाट्य शास्त्र प्रसंगतः नाट्याभिनय एवं नाट्य लेखन के जो साधनभूत सौंदर्य शास्त्र है, काव्य है, व्याकरण है, इन विविध विषयों के भी गंभीर विवेचन किया गया है नाट्य शास्त्र में। और भरत ने तो नाट्य को पंचम वेद कह दिया है। जग्राहम पाठ्य ऋग्वेदात सामभ्य गीतमेव च यजुर्वेदात अभिनयान रसानाथर्वणादपि। इस प्रकार के नाट्य की वेद रूपता सिद्ध है। और नाट्य की उत्पत्ति, उसके नाट्य शास्त्र के वैशिष्ट्य ये लगभग ये व्याख्यान माला में हो चुका है। इसलिए उस पर आदरणीय बलदेवानंद सागर जी ने प्रत्येक अध्याय में क्या क्या विषय है नाट्य शास्त्र की जो नाट्योत्पत्ति की कथा है सब वर्णन व्याख्यान कर चुके हैं। इसमें जो धर्मी के पूर्व पीठिका के रूप में ये तो नाट्य शास्त्र का रहा और धर्मी का पूर्व पीठिका के रूप में हम ये कहना चाहते हैं। पहले तो नाट्य शास्त्र जो प्रारंभ होता है आत्रेय प्रमुख जो ऋषि है वो 5 प्रश्न पूछते हैं। योयम भगवता सम्यक ग्रथित वेदसत्तम नाट्य वेद कथम ब्रह्मन उत्पन्न कस्य वा कृते कत्यंग किम प्रमाणश्च प्रयोगश्च कीदृशः सर्वमेतम यथा तत्वम भगवान वक्तुमर्हसि। तो इस प्रकार के यहाँ जो 5 प्रश्न पूछा है इसमें नाट्य वेद कथम उत्पन्न कस्य कृते कति अंग किम प्रमाणम प्रयोगश्च कीदृश अस्य प्रयोग कीदृश। तो ये प्रयोग शब्द से धर्मी, लोक धर्मी, नाट्य धर्मी इसके उत्तर में वहाँ तक ये पहुँचता है। प्रथम प्रश्न जो प्रथम अध्याय में जो 5 प्रश्न हैं प्रयोग के उत्तर देने के लिए धर्मी की आवश्यकता, अभिनय धर्मी आदि जो 11 नाट्य संग्रह है वहाँ पर आता है। और दूसरी फिर 5 अध्याय के 6वां अध्याय जो रसाध्याय प्रारंभ होता है उसमें भी यात्री मुनि 5 प्रश्न भरत से पूछते हैं। ये रसा इति पठ्यन्ते नाट्य विचक्षणे रसत्वं केन वै तेषाम् एतत् आख्यातुम् अर्हति भावाश्चैव कथं प्रोक्ता किं वा ते भावयन्ति अपि संग्रहम कारिकाम चैव निरुक्तम चैव तत्वतः। कारिका निरुक्त ये 3 विधा जो सूत्र है उसी को कह सकते हैं। संग्रह की परिभाषा 6वें अध्याय में देते हैं। विस्तरेण उपदिष्टानाम अर्थानाम सूत्र भाष्ययोः निबंधोय समासेन संग्रहम ते विदुर्बुधा। तो इस प्रकार के संग्रह। अब इसी नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय में जो नाट्य संग्रह निरूपण किया गया है उसमें धर्मी का संकीर्तन हुआ है, धर्मी का नाम ग्रहण किया गया है। भरत का जो नाट्य शास्त्र है उसमें नाट्य को निष्पादन करने वाले 11 तत्व है। उस 11 तत्व में धर्मी को गिनाया गया है।
जैसे रसा भावा ह्यभिनया धर्मी वृत्ति प्रवृत्तयः सिद्धि स्वरास्तथातोद्यम गानम रंगश्च संग्रह। इसमें जो एकादश तत्व नाम से संग्रहित है नाट्य के, एकादश तत्व रस भाव अभिनय धर्मी वृत्ति प्रवृत्ति सिद्धि स्वर आतोद्यम गान रंग। और यहाँ धर्मी का प्रसंग है, इसलिए नाट्य शास्त्र का जो एकादश तत्व है उसमें धर्मी एक स्वतंत्र तत्व है, नाट्य तत्व है। स्वतंत्र का अर्थ नहीं है धर्मी को समझ लेंगे तो नाट्य शास्त्र समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। नाट्य अथवा नाट्य शास्त्रों को समझने के लिए ये 11 तत्वों को समझना आवश्यक होगा। धर्मी एक स्वतंत्र तत्व का अर्थ ये है, इसकी एक स्वतंत्र पहचान है। ये एकादश तत्वों के बीच एक धर्मी अलग से अपनी अस्तित्व रखता है और धर्मी पद से 2 तत्वों का ग्रहण होता है जिसका समाश्रय नाट्य में किया जाता है। भरत मुनि आगे कहते हैं लोक धर्मी नाट्य धर्मी धर्मी इति द्विविधा स्मृता। कहीं कहीं द्विविधा स्मृता भी पाठ आता है। ये धर्मी जो है 2 प्रकार के, लोक धर्मी नाट्य धर्मी। तो अभिनय में लोक धर्मी जो है विषय सामग्री को प्रदान करने का उपादान कार्य करती है या उपादान सामग्री होता है, और नाट्य धर्मी उसकी प्रस्तुति में सरसता प्रदान करती है। नाट्य धर्मी का संपूर्ण आधार लोक तथा लोक से अनुप्राणित जो अपूर्व प्रतिभा अभिनय कलात्मक प्रस्तुति नाट्य धर्मी परंपरा की प्रतिनिधि मानी जाती है। तो आशय यह है जो नाट्य है लोक स्वभाव का अनुकीर्तन करता है, परंतु यहाँ जो लोक धर्म है उसका कलात्मक प्रस्तुतिकरण में नाट्य की शैली होता है। अतः लोक और नाट्य दोनों में के ही जो धर्म का समावेश नाट्य में किया जाता है। तो यहाँ ये ध्यातव्य है या आवश्यक है, प्रत्येक प्रकार का जो अभिनय लोक उन्मुख होता है और लोक मूलक होता है, सामूहिक धर्म का अनुगमन करने वाला होता है। अतः हम ये कह सकते हैं लोक धर्मी और नाट्य धर्मी अभिनय के जो इति कर्तव्यता है, अर्थात अभिनय के प्रकार के विषय में ये नियमन करता है या नियम है, ये अभिनव आदि विस्तार से वहाँ व्याख्या करते हैं। अब लोक धर्मी पर जो विषयानुसार आते हैं, लोक धर्मी नाट्य में लोक स्वभाव का अनुसर्जन करता है, सहज अनुवर्तन करता है, और जहाँ जीवन को उसके शुद्ध और प्रकृत रूप में यथावत प्रस्तुत करता है। इनका सर्वप्रधान तत्व यह है कि जैसे जहाँ अनेक स्त्री और अनेक पुरुष मिलकर के स्वाभाविक अभिनय प्रस्तुत करते हैं, स्त्री पात्र का अभिनय स्त्रियां करते हैं, पुरुष पात्र का अभिनय पुरुष करते हैं, और क्योंकि अभिव्यक्ति का यही प्रकार स्वभाव अभिव्यक्ति है, ये लोक धर्मी में होता है। और नाट्य धर्मी इसके ठीक अलग प्रसिद्धि है, जो अनुरंजना के वैचित्र को अनुप्राणित करता है और कवि की जो कल्पना को समृद्ध करती है। उसमें सांकेतिक वाक्य लीला अंगहार चतुर्विध अभिनय नाटक लक्षण से अन्वित होने के कारण यह सौंदर्य की कलात्मक अभिव्यक्ति को संपन्न करती है, इससे संपन्न होती है। तो धर्मी की जो अवधारणा है व्यापक परिप्रेक्ष्य में अभिनव गुप्त पाद ने अभिनव भारती में कहते हैं कला या काव्य के 2 पक्ष होते हैं, लोकानुसारित्व विचित्र योगित्व। तो इस अवधारणा को के केंद्र में तो भरत का ही जो मत है लोक धर्मी नाट्य धर्मी, ये 2 जो भेद है ये यही है। दोनों का स्वरूप रंगमंच की दृष्टि से विशद रूप में समझा जा सकता है। तो यहाँ दोनों अगर देखा जाए नाट्य धर्मी और लोक धर्मी, इसको ऐसे समझ सकते हैं जितने भी श्रेष्ठ नाट्यकार है उनकी नाट्य कृतियों में लोक धर्मी नाट्य धर्मी दोनों सहज रूप में अनुप्राणित होता है या सूचित किया जाता है। इसको ऐसे समझा जा सकता है, कहीं कहीं तो निरखिर न्याय से संसृष्टि के रूप में आता है, कहीं तो तिल तंडुल न्याय से शंकर के रूप में आते हैं, कहीं मंजूषा अंतर्गत मंजूषा न्याय से एक के अंदर एक लोक धर्मी के नाट्य धर्मी के लोक धर्मी, इस प्रकार का भी आता है। कहीं की श्रृंखला न्याय से भी दोनों धर्मी आते हैं, ये पाया जाता है। उदाहरण स्वरूप अगर देखा जाए अभिज्ञान शाकुंतलम में जो धीवर के जो कथा है छठ अंक में जो आता है, तो वो एक प्रहसन है। उतना अगर अलग कर लिया जाए एक प्रहसन है, तो रूपक
नाटक के अंदर भी नाटक है, रूपक के अंदर भी रूपक है, इसी रूपक के अंदर रूपक भी आ सकते हैं। तो ये दोनों धर्मी जो है साथ साथ चलते हैं। अब हम लोक धर्मी के ऊपर अगर बात करें, उसकी जो परिभाषा देते हैं त्रयोदश अध्याय में भरत मुनि ने, स्वभाव भावोपगतम शुद्धम तो अभिकृतम यथा लोको वार्ता क्रियोपेतम अंगलीला विवर्जितम स्वभाव अभिनयोपेतम नाना स्त्री पुरुषाश्रयम जदिदृशम भवेन्नाट्यम लोकधर्मी तो सा स्मृता। अर्थात स्वाभाविक हो, शुद्ध हो, अविकृत रूप से लोक व्यवहार तथा लोक में प्रचलित क्रियाओं को आंगिक लीलाओं के बिना अच्छा हूबहू मंच पर प्रस्तुत किया जाए तो नाट्य की यह पद्धति लोकधर्मी है। लोकधर्मी में व्यवहार जगत का यथार्थ जैसा के तैसा वो सामने आता है, क्योंकि नाट्य जो है लोकाश्रित है। और भरत मुनि स्वयं कहते हैं अनेकानेक भावों को नाट्य में और अवस्थाओं का नाट्य में संपन्न लोक वृत्त का अनुकरण किया जाता है। ये तो प्रथम अध्याय में जिसे कहते हैं नाना भावोपसंपन्नम नानावस्थान्तरात्मकम लोकवृत्तानुकरणम नाट्येतन मया कृतम। लोकवृत्तानुकरण, लोक के वृत्त, लोक की जीवनी, लोक का आचरण, लोक का व्यवहार का अनुकरण नाट्य में मैंने किया है। तो यहाँ लोक शब्द जो है आता है, क्योंकि आगे भरत मुनि इसको कहते त्रैलोक्य का भावानुकरण करना ही नाट्य है। त्रैलोक्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम, नाट्य का स्वरूप इसमें आ जाता है। नाट्य भावानुकीर्तन में किसके ना त्रैलोक्य सभी तीन लोकों का जो भाव अनुकीर्तन करते हैं भावों का, वो नाट्य है। आगे लोक शब्द से ऐसे भी लिया जाता है सप्तद्वीपानुकरणम नाट्यम एतद् भविष्यति। 7 द्वीपों का भी जो अनुकरण किया जाएगा, 7 द्वीपों में जो द्वीपों का जो स्वभाव है वो नाट्य में आएगा। तो ये लोक धर्मी से लोक से जुड़ा हुआ है। और यहाँ तक कि नाट्य के प्रयोजन के अंदर भी धर्म्यम यशस्य आयुषम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेशम यजनम नाट्यम एतद् भविष्यति। यहाँ भी लोक शब्द का ग्रहण किया जाता है, क्योंकि लोक को उपदेश देने वाला नाट्य होता है। तो लोक और अंतिम जो नाट्य का स्वरूप जब वो बांधते हैं, जिसमें धर्मी के साथ हम जोड़ेंगे, योयम स्वभाव लोकस्य सुख दुख समन्वितः। और यहाँ जो लोक से स्वभाव, ये जो लोक का स्वभाव है, कैसा स्वभाव? सुख दुख समन्वित, सुख दुख से जुड़ा हुआ जो स्वभाव है, स्वभाव सो अंगाद्य अभिनयोपेत नाट्यमित्य अभिधीयते। अर्थात योयम स्वभाव लोकस्य सुख दुख समन्वित सो अंगाद्य अभिनयोपेत नाट्यमित्य अभिधीयते। जो लोक का जो स्वभाव है, उस स्वभाव को जब अंगादि अभिनय के द्वारा जब प्रस्तुत किया जाएगा या प्रस्तुत होता है तो नाट्य कहलाता है। तो यहाँ लोक का स्वभाव वही लोक धर्मी है। ये लोक के बिना नाटक का प्रयोग असंभव है। तो अब लोक शब्द से ये जो प्रथम अध्याय में जो 5 प्रश्न, उसमें एक था किम प्रमाणम, इसका प्रमाण क्या है। तो भरत मुनि आगे कहते हैं इसका 3 प्रमाण है। उसमें भी लोक शब्द आता है, लोक वेद अध्यात्म। इस प्रकार के 3 प्रमाण नाट्य के मानते हैं। नाट्य में 3 प्रमाण स्वीकार किया जाता है, लोक पहले, फिर शास्त्र या वेद, फिर अध्यात्म। अध्यात्म आत्मानुभव, खुद का अनुभव, ये भी एक प्रमाण है नाट्य में। तो ये सर्वोपरि इसमें भी लोक को वेद से लोक को, अध्यात्म से शास्त्र, शास्त्र से लोक, लोक सबसे अधिक प्रमाण माना गया है। भरत मुनि ये 25वें अध्याय में इसको रखते हैं लोक को। लोको वेद तथाध्यात्मम प्रमाणम त्रिविधम स्मृतम वेदाध्यात्म पदार्थेषु प्रायो नाट्यम प्रतिष्ठितम वेदाध्यात्म उपपन्नम तु शब्द शास्त्र समन्वितम लोक सिद्धम भवेत सिद्धम नाट्यम लोकात्मकम। तथा जो नाट्य है वो लोकात्मक है, लोक स्वरूप है, इसलिए लोक सिद्ध है। न शक्यम ही लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च शास्त्रेण नियमं कर्तुं भावचेष्टा विधम प्रति नानाशीला प्रकृतय शीले नाट्यम प्रतिष्ठितम तस्मात् लोक प्रमाण विज्ञेयम नाट्ययोक्तृभि। तस्मात् लोक प्रमाणम ही विज्ञेयम नाट्ययोक्तृभि। तो नाट्य प्रयोग करने वाला लोक प्रमाण को जान लेना चाहिए, क्योंकि अनेक स्वभाव वाले प्रकृति पात्र लोग होते हैं, बहुत
उनके आचरण अलग अलग होते हैं। पूरे लोक में जो स्थावर जंगम चर अचर लोक होता है, इसका सबको आकलन करके इकट्ठी करना, जान पाना, ये असंभव है, शक्य नहीं है। इसलिए शास्त्र से उसको कुछ नियमन करके उसको चेष्टा भाव आदि को प्रस्तुत करना है। तो लोक ज्ञान या लोक प्रमाण अधिक प्रमाण माना गया है 3 प्रमाण में से। तो क्योंकि जब तक लोक है तब तक ये सभी शिल्प शास्त्र विचक्षण ये सब रहेगा। अगर लोक नहीं है तो ये सब नष्ट हो जाएगा। ये 29 अध्याय में 29 अध्याय में भरत मुनि कहते हैं, क्योंकि कर्म शिल्पानि शास्त्राणि विचक्षण बलानि च सर्वाणि एतानि नश्यन्ति यदा लोक प्रणश्यति। लोक जब तक लोक है तब तक ये है, जो लोक नहीं होगा तो ये भी ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार लोक को या लोक धर्मी को सामान्य जो स्वरूप है ये हमने प्रकट किया या शेयर किया आप लोगों से। अब नाट्य धर्मी पर आते हैं। नाट्य धर्मी इसके आगे की स्थिति है, जिसमें लोक धर्मी द्वारा जो प्रस्तुत यथार्थ कला के सत्य और सौष्ठव से संबंधित होता है। रंगमंच की दृष्टि से इसका स्वरूप बताते हुए भरत मुनि कहते हैं, इसको हम पढ़ देते हैं। गीत वाद्य क्रियोपेतम अति सत्वादिभावकम लीला अंगाराभिनयम नाट्य ताल लयान्वितम स्वरालंकार संयुक्तम अस्वस्थम पुरुषाश्रयम जदिदृशम भवेन्नाट्यम नाट्य धर्मितु सा स्मृता यश्च कक्षा विभागोयम नाना देश समाश्रय रंगपीठ गतः प्रोक्त नाट्य धर्मितु सा भवेत। तो यहाँ नाट्य धर्मी की जो स्वरूप है वो बताए। इसका अर्थ ऐसे कर सकते हैं, जो लोक व्यवहार की पद्धति में अतिशय लाकर कुछ अपनी ओर से उसमें जोड़कर आंगिक अभिनय लीला आदि से उसे संबलित कर प्रस्तुत किया जाए तो उसे नाट्य धर्मी कहते हैं। किसी चरित्र को अपने से भिन्न आचरण करता दिखाना, बोलने के लहजे को स्वर अलंकार का समावेश करने पर किसी जड़ पदार्थ को सजीव के रूप में दिखाना, समीप स्थित व्यक्ति के द्वारा जोर से कही गई बात को भी न सुनना, जनांतिक अपवारित आदि जो होते हैं, और कहीं कहीं कही गई न कही बात को भी सुनना, आकाशभाषित आदि। अभिनेता का जो स्वयं को पर्वत जान विमान आयुध बना देना, अभिनय के एक भूमिका के बाद तुरंत दूसरी भूमिका में आ जाना, कहीं अपनी जो स्त्री है गम्या स्त्री है वो अगम्या बहन आदि के रूप में भूमिका कर लेना, जो अगम्या है वो गम्या के रूप में प्रस्तुत करना, लालित्य हस्तमुद्राएं आदि जो रखना। तो ये लोक स्वभाव को चतुर्विध अभिनय से जब संबलित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, और इतिहास वेद आदि को जो असामान्य प्रसंग को कक्षा विभाग आदि के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, ये सब जो है नाट्य धर्मी कहलाता है। तो ये इस का सामान्य अर्थ हुआ। विशेष रूप में हम इसको जान सकते हैं क्योंकि नाट्य धर्मी जो है लोक धर्मी में सरसता और उसके सामंजस्य स्थापित करते हुए ये जो रंग का जो सारा तत्व है तो उसको प्रकट करता है। और नाट्य प्रयोग की जो बुनियादी शर्त है वो नाट्य धर्मी के बिना नहीं हो सकता। ये भरत मुनि कहते हैं, नाट्य धर्मी प्रवृत्तम ही सदा नाट्यम प्रयोजयेत न ही अंगाभिनयात किंचित ऋते नाट्यम प्रवर्तते। कहीं राग प्रवर्तते पाठ भी मिलता है। तो नाट्य प्रयोग सदैव नाट्य धर्मी से सम्मिलित होता है और उससे अनुष्ठित होना चाहिए, क्योंकि अंग आदि अभिनय के बिना नाट्य की या राग की रस की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो यहाँ जो प्रसंग आया नाट्य धर्मी, विषय मेरा लोक धर्मी है, क्योंकि लोक धर्मी तो लोक स्वभाव तक होता है, उसको अनुरंजना के लिए अगर उपरंजन करना है तो नाट्य धर्मी की आवश्यकता है। कारण लोक का जो स्वभाव है, जैसे अब समुद्र दिखाना है, हाथी दिखाना है, तो मंच में तो हाथी लाना संभव नहीं है, तो उसको उस समय नाट्य धर्मी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अंगहार मुद्राएं आदि से द्वारा किया जाएगा। अन्यथा जैसे सामान्य रूप में अगर देखा जाए, कोई हाथ ऐसे कर ले और ऐसे शूट कर ले, जैसे बच्चे को हाथी ऐसे करते हैं, तो इतने में दर्शक जो है सामाजिक जो है समझ जाएंगे, हाँ ये हाथी का अभिनय कर रहा है। तो इस प्रकार के जो पूरे संसार को लोक को नाट्य में लाना तो संभव नहीं, परंतु नाट्य धर्म के माध्यम से उसमें वैचित्र ला करके
सामाजिक रस की प्रवृत्ति या रस अनुभूति करा सकते हैं। तो आचार्य भरत अभिनय को तो लोकाश्रित या लोक से अनुप्राणित होता है ये तो मानते हैं, और नाट्य प्रयोग सदा नाट्य धर्मी प्रवृत्ति होते हैं, ये उनका विशेष आग्रह है कि लोक और नाट्य दोनों को साथ साथ लेकर के वो चलते हैं। भरत मुनि ये कहते हैं नाटक का जो अनिवार्य तथ्य है वो तो लोकाश्रित है, परंतु उसमें जो सौंदर्यानुभूति किया जाता है वो नाट्य धर्मी से ही होता है, क्योंकि यह जो नाट्य धर्मी की प्रवृत्ति है ये काव्य नाटक में कवि की प्रतिभा से भी युक्त होता है, प्रतिभा के द्वारा प्रसूत होता है, ये कह सकते हैं। अभिनय के समय इसका प्रकाशन जो नट के द्वारा नाट्याभ्यास और अपनी प्रतिभा से आश्रित होकर किया जाता है, क्योंकि जो कवि की प्रतिभा है, नाटककार की जो प्रतिभा है, नट जो कलाकार है उसको अभ्यास करता है और उसकी जो प्रतिभा है उसके साथ जोड़ करके उस भाव तक, सौंदर्य भाव तक ले जाते हैं। तो ये एक प्रकार के नाट्य धर्मी का स्वरूप रहा। अब नाट्य धर्मी का जो रस और भाव अभिनय जो नाट्य संग्रह में कहा गया, रसा भावा अभिनया धर्मी वृत्ति प्रवृत्तय, तो ये जो अभिनय के बाद उसका नाम ग्रहण किया गया। पहले तो रस है, तो यहाँ व्याख्याकार अभिनवकार कहते हैं जी ये रस से भाव का, तो रस भाव अभिनय से ये अनंतर इसका परिगणन किया गया, क्योंकि ये तीन जो है परस्पर अन्योन्याश्रय में संबंध से रहते हैं। अभिनय के अनुसार जो रस भाव से निष्पन्न होता है, अतः रस के अनंतर भाव का नाम लिया है, और भाव अभिनय से व्यक्त होता है, इसलिए अभिनय से पहले भाव का नाम ग्रहण किया गया, और अनंतर अभिनय, और अभिनय का जो निर्धारण धर्मी से होता है, इसलिए उसके अनंतर, अभिनय के अनंतर धर्मी का नाम ग्रहण किया गया। तो ये अभिनय से चार अभिनय क्या आता है, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, भेद से चार प्रकार के। आंगिको वाचिकश्चैव, आहार्य ह्यार्य सात्विकस्तथा चत्वार अभिनया ह्येते विज्ञेया नाट्य संश्रया, नाट्य का जो आश्रय है ये चार अभिनय है। अब इसमें अभिनवगुप्त पाद कहते हैं चत्वार इति आहार्यस्यापि धनु प्रतिशीर्षक मुकुटादय प्रत्यक्ष बुद्धौ उपयोगे अंतरंगत्वं सूचयति नाट्य संश्रया इति, लोके तु कदाचित् न भवत्यपि गृहीतत्वात् नाट्ये तु त एव जीवितम् अतएव रस भावांतराभिनया उद्दिष्टा। अब अंतिम में जो धर्मी के लिए कहते हैं अभिनयाश्च लौकिकम धर्मम तदमूलमेव तद उपजीवितम सामयिकम व अनुवर्तन्त इति अतस्तदनंतरम धर्मी। अभिनवगुप्त के अनुसार अभिनय लोक से अनुप्राणित होते हैं। अब ये जो लोकाश्रित अभिनय है उसको तो आगे भी 22वें अध्याय में दो प्रकार के मान लेते, सामान्य अभिनय और चित्राभिनय भेद से दो प्रकार के हैं। सामान्य भी इस प्रकार होते हैं, सामान्य अभिनय नाम ज्ञेय बागंगज सत्वज तत्र कार्य प्रयत्नस्तु नाट्यम सत्वे प्रतिष्ठितम। तो ये इसका तो जो सामान्य अभिनय में ये सब जो लोकाश्रित है उस पर किया जाता है। हम इसको इस प्रकार के कह सकते हैं, जो भरत मुनि के अनुसार जो अभिनय है वो प्रत्येक व्यक्ति का ये सहज भाव है, उसमें अंग आदि के अलंकार का जब समावेश करके नाट्य धर्म का प्रवृत्त हो जाता है। तो नाट्य धर्मी प्रवृत्तम ही सदा नाट्यम प्रयोजयेत, नहीं अंगाभिनयात किंचित ऋते नाट्यम प्रवर्तते। सर्वस्य सहज भावः सर्व ही अभिनयोर्थतः अंगालंकार चेष्टा तो नाट्य धर्मी प्रकृतिता। ये नाट्य धर्मी जो है इस व्यक्ति का स्वभाव है सहज अभिनय करना, परंतु उसमें अंग अलंकार और अंग आदि अंग से अंगहार करण मुद्रा ये सब जब जोड़ते हैं तो वो सब हो जाता है, सौंदर्य आदान करते हैं। अब ये नाट्य धर्मी लोक धर्मी से का जो एकादश संग्रह में जो कहा गया उसके यहाँ तो कुछ आधुनिक लोग तो ऐसे भी विचार रखते हैं, जैसे रस भाव अभिनय ये तीन शब्द पुंगलिंग में हैं। अब धर्मी वृत्ति प्रवृत्ति ये स्त्रीलिंग में है। तो
ये धर्मी को, क्योंकि नाट्य धर्मी तो शास्त्रमता भरत ने स्त्रीलिंग में प्रयोग किया है, तो कहीं क्रमशः 3 पुल्लिंग शब्द 3 स्त्रीलिंग शब्द। तो नाट्य रस धर्मी का संबंध रस से है, भाव का संबंध प्रवृत्ति से है, वृत्ति से है, और अभिनय का संबंध प्रवृत्ति से, क्रमशः यथाक्रम यहाँ लगेगा। ऐसा भी क्योंकि धर्मी रस के साथ जोड़ते हैं, कहीं अभिनय के साथ होता है, क्योंकि 3 पुरुष पुंगलिंग शब्द पुरुषवाची शिव रूप है और 3 शक्ति रूप स्त्रीलिंग शब्द है। इन दोनों का जब मिश्रण करेंगे क्रमशः, तो रस का संबंध धर्म से भी किया जा सकता है। ये राम लखन पांडे जी जो लखनऊ के हमारे साहित्य विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, और रामजी उपाध्याय से और नाट्य शास्त्र के मरमोग विद्वान हैं, वो ये विचार रखते हैं कहीं हम लोग धार्मिक रस के साथ भी जोड़ करके इसका भी विचार किया जा सकता है। ये एक नया मतलब उनका ये विचार प्रस्तुत करते हैं। तो अब हम लोक धर्मी और नाट्य धर्मी के जो अंतर संबंध, परस्पर संबंध क्या होता है, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये सुनते ही एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, जैसे विरुद्ध है, एक लोक धर्मी एक नाट्य धर्मी, परंतु ये एक दूसरे के पूरक भी है और साथ साथ भी रहते हैं, सायुज्य भी रखते हैं। तो लोक धर्मी द्वारा कला में वस्तु का आदान किया जाता है, लोक धर्मी के द्वारा कला में वस्तु का आदान किया जाता है। जो नाट्य वस्तु है उसको रख, नाट्य धर्मी उसको रूप देता है। जैसे अगर मृत्तिका है तो घड़ा बनाने में उपादान है, लेकिन उसका रंग करना, कलर करना, डिजाइन करके बहुत बढ़िया रख देना, ये नाट्य धर्मी। ये जो चित्रकार है, वो जो निर्देशक है या सूत्रधार है, वो उसमें उभारता है, तो इस प्रकार के रूप देता है। तो लोक धर्मी रूप में जो उपलब्ध सामग्री, वो नाट्य धर्मी के द्वारा उस कला का संस्कार पा जाता है, वो संस्कारित हो जाता है, और कवि प्रतिभा के जो सौंदर्य और कल्पना के योग से वो निखर आती है, ये कह सकते हैं। तो दोनों के पक्ष का जो अंतर संबंध स्पष्ट करते हुए भरत मुनि स्वयं कहते हैं, स्वभाव लोक धर्मित, जो स्वभाव है लोक धर्मी है, विभाव नाट्यमेव, जो उसका विभाव है वो नाट्य। विभाव विभावयति विभाव, कुछ कारण मानते हैं, कुछ जो भावित करते हैं। तो विभाव शब्द बहुत पारिभाषिक है और विविध, बहुत गहरा और व्यापक अर्थ देता है। तो यहाँ इतना हम समझ सकते हैं, लोक धर्मी स्वभाव या वस्तुओं का जो लोक प्रत्यक्ष सहज रूप है, उस नाट्य धर्मी उस स्वभाव को विभाव के रूप में ढाल देता है। इस प्रकार नाट्य धर्मी वास्तव में लोक धर्मी की ही कला के अनुशासन में परिणति है, ये कह सकते हैं। तो लोक धर्मी की जो कला है, उस कला का अनुशासन करने का जो परिणति, वो नाट्य धर्मी है। इसलिए नाट्य धर्मी लोक धर्मी से भिन्न नहीं है। लोक धर्मी का प्रातिभ दृष्टि से उन्मिलन रूप है, और यह रूप ही रंगमंच या किसी भी रंगमंच या किसी भी कला का सार या प्राण है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो लोक धर्मी है वो भित्ति है, दीवार है। अब मेरे पीछे जो दीवार है, ये लोक धर्मी है। अब इसमें कोई अगर चित्र उभारता है और बनाता है, रंग करता है, वो नाट्य धर्मी है। चित्र, हमको तो दीवार मिल गई, लोक स्वभाव, लोक का कहानी ले लिए या प्लॉट मिल गया, उसको आप कैसे निखार पाते हैं, कैसे लोग सामाजिक को आनंद कर पाते हैं, उस दृष्टि से विचार करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं चित्र में, चित्र तो 3x5 का एक कैनवास या भित्ति है, उसमें चित्रकार के रंग के जादूगरी से आपको 2-3 किलोमीटर तक अंदर गहराई दिखा देते हैं, सूर्यास्त बताते हैं, कितने समुद्र की कितनी दूरी तक वो ले जाता है। तो ये सब चित्र उनकी कला की प्रतिभा का जो विचार है, जो सोच है, वो मूर्त रूप लेते हैं। इस प्रकार जो लोक का स्वभाव है, उसको नाट्य धर्मी के द्वारा पूरे अनुप्राणित करके और लोगों को तक लोक से लेकर के फिर लोक को देना है दूसरे रूप में, जिसमें उसको कुछ उपदेश मिले, आनंद मिले, इस भाव से जब होता है, ये दोनों में अंतर ऐसे समझा जा सकता है। और क्या इसमें जो आंगिक अभिनय नाट्य धर्मी के द्वारा परिचालित होता है, ये और राग या सामाजिक की प्रीति का समावेश करना नाट्य धर्मी के द्वारा आता है। खाली हम अगर कहानी एज इट इज कह देंगे, वो तो स्टेटमेंट हो जाएगा, न्यूज हो जाएगी। अगर लोग से जो लिया उसको देखा, ये तो फिर जो वार्ता में नाम प्रचक्षते भामह कह देते हैं काव्य से, ये वार्ता हो जाएगी। जो हेडलाइंस आता है, न्यूज आता है, जिस घटना को दिखा दिया, और उसी को यहाँ तक मेरा ये कहीं आता है कभी कभी, जो घटना घटती है तो न्यूज में तो
न्यूज में तो आता है बातें, उसी दिन कोई ना कोई उसके ऊपर काव्य लिख देते हैं, कहीं कथा लिख देते हैं, छोटे से कविता आ जाती है, तो वो कवित्व आ गए, वहाँ कभी प्रतिभा जुड़ जाता है, तो इस प्रकार के मिलते हैं। तो नाट्य शास्त्र में का ये कहना है जो नाट्य धर्मी के द्वारा सामाजिक के प्रति जो रस का समावेश या प्रीति आनंद जो मिलता है वो नाट्य धर्मी के द्वारा किया जाता है। नाट्य धर्मी नाटक में अनिवार्य तत्व के रूप में आ जाता है। और अभिनवगुप्त कहते हैं यस्मात् कविगता नाट्यगता वागलंकार चेष्टा नाट्य धर्मी रूपा सर्व प्राणवती, सभी के प्राण स्वरूप है ये नाट्य धर्मी। लोक के तथ्य को लेकर के नाट्य धर्मी के द्वारा कवि की जो प्रतिभा है और नाट्यगत जो भाग अलंकार आदि वाचिक, ये भाग अलंकार चेष्टा ये सब अभिनय के ही अंग के रूप में कहा गया है, इनके द्वारा उसमें प्राण आता है और ये प्रीति आनंद जो मुख्य होता है, ब्रह्मानंद सहोदर जो कहा जाता है, आनंद की प्राप्ति। और भी लोक धर्मी से विच्छिन्न होकर नाट्य धर्मी का कोई अस्तित्व तो नहीं होगा, ये भी ध्यान देने की बात है। अब हम नाट्य धर्मी को अपना लेंगे और नाट्य धर्मी से ही काम कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। लोक धर्मी से अलग अलग नाट्य धर्मी के कोई अस्तित्व कला में संभव नहीं है। इसलिए अभिनवगुप्त स्पष्ट कर देते हैं लौकिक धर्म व्यतिरेकेण नाट्य न कश्चित धर्म अस्ति। लोक धर्म के बिना नाट्य में कोई धर्म नहीं है। तथापि सयत्र लोकागत प्रक्रिया क्रम रंजनाधिक्य प्राधान्यम अधिरोहितुम कवि नट व्यापारे वैचित्र्यम स्वीकुर्वन् नाट्य धर्मी इति उच्यते। वो जब लोकगत जो क्रियाकर्म प्रक्रिया आदि है उसको जब रंजना के लिए, आनंद देने के लिए, अपरंजन करने के लिए कवि नट का व्यापार को वैचित्रता अगर देते हैं तो नाट्य धर्मी कहलाता है। तो लोक धर्मी के बिना नाट्य धर्मी नहीं हो सकता और नाट्य धर्मी के द्वारा लोक धर्मी में और निखर आता है, प्राण आ जाता है, ये कह सकते हैं। तो इन दोनों धर्मी का अंतर संबंध स्पष्ट करने के लिए मैंने जैसे कहा लोक धर्मी अगर भित्ति स्थानीय है तो नाट्य धर्मी उस भित्ति पर उल्लेख्य जो वैचित्र्य है वो नाट्य धर्मी है। तो ये अभिनव भारती में ये बातें रखते हैं। तो वस्तुतः अगर कह सकते हैं इसे लोक स्वभाव के जो मर्म से साक्षात्कार करने के लिए नाट्य धर्मी पद्धति का अंगीकार रंगमंच पर होता है। लोक धर्म के जो मर्म है उस मर्म को साक्षात्कार कराने के लिए, करने के लिए नाट्य धर्म की जो पद्धति है वो मंच पर किया जाता है। नहीं तो वो नहीं करेंगे तो नाटक करना, क्योंकि नाटक करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि एक एक नाटक में 3 पीढ़ी तक जो बातें होती है उसको कैसे दर्शाया जाए। फिर तो लोग 7 दिन 3-3 महीना का कहानी चलते हैं, तो उसमें उसको उतने दिन दर्शक नहीं बैठेंगे, दर्शक को 1 घंटे में सब बताना है। उसके लिए जो टेक्निक अपनाया जाता है, कहीं रंग पट्टी के द्वारा, कहीं लाइट इफेक्ट के द्वारा, कहीं सूत्रधार आकर के बीच में कुछ बोल देते हैं। हम लोग टीवी में देखते हैं 20 साल बाद या 3 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद, इस प्रकार के जो ये सब टेक्निक है ये नाट्य धर्मी है। तो नाट्य शास्त्र में भी कहीं आकाशभाषित से कुछ कह लिए, कुछ अपवारितम होकर के कह लिए, या हम जो अर्थोपेक्षक है उसके द्वारा भी बातें आगे बढ़ा देते हैं। ये सब नाटक में करना पड़ता है। तो ये एक प्रकार के जो रंगमंच पर नाट्य धर्मी का। अभिनवगुप्त तो लोक का आशय, ये जो लोक शब्द से जनपद, मतलब लोक से एक व्यक्ति भी हो सकता है, जनपद भी हो सकता है, देश भी, इस प्रकार का अर्थ करते हैं। और उनमें रहने वाले और उनकी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, जितनी भी आचरण है, व्यवहार है, उसका सबका साक्षात्कार करना धर्मी का शब्द इसलिए आया है। या लोक धर्मी नाट्य धर्मी की बात नहीं हो रही है। ये धर्मी क्यों है ना, लोक नाम जनपदवासी जन, लोक में रहने वाले, जनपद में रहने वाले या देश में रहने वाले सभी निवासी से लिया जाएगा। जनपदश्च देश एव, जनपद क्या, देश है। और सच प्रवृत्ति क्रमेण प्रपंचतः तत्प्रसंगनेव तावत धर्मी आयाता, उस प्रसंग से, क्योंकि ये पूरे संसार जो है ये लोग है, इनसे इनका जो प्रवृत्ति है, प्रवर्तन है, आचरण विचार व्यवहार है, उस प्रसंग को लाने के लिए धर्मी शब्द का ग्रहण किया गया है। यहाँ भी धर्मी आयाता स्त्रीलिंग का प्रयोग किया, इसलिए धर्मी शब्द जो है, यहाँ हमारी गुरुजी की बात याद आती है, वो धर्मी शब्द को तो स्त्रीलिंग मान करके गीप इसमें हुआ है, इसलिए उसमें फिर धर्मिता प्रयोग करना
उचित, ज़्यादा अच्छा नहीं है। आजकल की भाषा में लोक धर्मिता, नाट्य धर्मिता का प्रयोग हो रहा है, किंतु वो कहते हैं गीत के बाद जैसे पत्नी का पत्नीता नहीं बनेगा, तो उस हिसाब से धर्म का धर्मी अगर स्त्रीलिंग में धर्मिता कैसे बनेगा। लेकिन कुछ लोग इन मान करके धर्मिता का भी प्रयोग कर लेते हैं, वो एक शास्त्र पक्षीय है। परंतु हम लोग तो क्या व्याकरण से सिद्ध हो ना हो, अगर प्रयोग हो रहा है उस प्रयोग सामर्थ्य से उसको हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। जैसे पद्म शब्द पुंगलिंग में भी है, नपुंसक में भी है, परंतु इदम पद्मम नपुंसक में अधिक चलता है, पुंगलिंग का प्रयोग कोई नहीं करता। अगर करेगा तो अप्रयुक्त दोष माना जाता है काव्य शास्त्र आदि में, क्योंकि लोग प्रयोग नहीं करते, आपने कर दिया तो ये भी दोष में आ जाएगा। इसलिए अगर जो प्रयोग चल रहा है अगर हो रहा है तो उसको ग्रहण करके प्रयोग को प्रमाण मान करके इसको ग्रहण किया जा सकता है। तो इसलिए उस विषय पे नहीं जाना है, शब्द का जो विचार है वो रहेगा। अब जो धर्मी शब्द, लोक धर्मी और नाट्य धर्मी, इसमें मेरा जो विचार है कुछ अपना अनुभव भी है, नाटक करते कराते लिखते उसमें बात आती है। ये धर्मी तो नाटक लिखा जाए, अब संस्कृत नाटक करने के लिए या संस्कृत नाटक मंचन के लिए जो समस्या आती है, एक तो जो नाट्य धर्मी में या जो 11 संग्रह है उसमें जो रंग का मतलब रंग मंडप की जो बात कही और कक्षा विभाग आदि जो किया जाता है, तो उस हिसाब से मंच मिलना भी कठिन है और बनाया जाना तो बहुत श्रम साध्य है। अब उस प्रकार के सूत्रधार, पहले तो सूत्रधार होता था जो नाटक का मैनेजर है या मुखिया या जो नाटक को लेकर, आजकल के निर्देशक हो गए, निर्देशक, तो वो शब्द भी एक चलता है। तो उस पर नहीं जा करके ये नाटक जब करते हैं हम लोग, तो उसमें दर्शक कैसा है, हम दर्शक शब्द नहीं कहेंगे, सामाजिक या प्रेक्षक शब्द अधिक, सामाजिक कैसे है और सामाजिक के अनुसार नाटक करना है। तो सामाजिक को ध्यान में रखते हुए नाटक लिखा जाता है, कभी कभी प्रसंग अनुसार लिखा जाता है, बायोग्राफी लिखते हैं। तो लेकिन इसका मंचन करते समय समस्याएं बहुत आती है। एक तो दर्शक का, पाठक का, भाषा का, उस प्रकार के पुराने जो नाटक है उसके एजिटेज अगर शब्द प्रयोग करते हैं, कितने लोगों को अर्थबोध होगा। तो इस प्रकार के आजकल के नाटक करने के लिए दोबारा उस नाटक का फिर नाट्यालेख स्क्रिप्ट बनाया जाता है। पहले तो सीधा जो ऐसा लिखा गया इसे उच्चारण करते थे। हम तो बचपन में नाटक देखे हैं, कालिदास अकादमी आदि में बाकायदा किया जाता था, सब समझते थे। लेकिन अभी का जो दर्शक है, अधिक 3 घंटा तो बैठना मुश्किल है, 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर नाटक अधिक किया जाता है। इतने में सभी चीज़ को बता देना ये एक चैलेंज हो जाता है। और फिर भी ये सौभाग्य है, अभी जो जितने भी नाट्य धर्मी इसमें जोड़ते हैं लोक धर्मी के साथ, तो उसमें आजकल के जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दो जो टेक्नोलॉजी है, इसका खूब प्रयोग किया जाता है। उसके कारण जो आजकल के दर्शक है वो उसमें मनोरंजन या आसानी से उस चीज़ को समझ पाते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इनका प्रयोग बसंतोत्सव में, कौमुदी महोत्सव में, विविध नाटक में देखने को मिलता है। ये दो जो टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा आजकल के निर्देशक या जो मंच में मंचन करते हैं नाटक कलाकार, इसका खूब प्रयोग करते हैं। ये भी सामाजिक के लिए ग्रहणीय है। अब जहाँ संस्कृत नाटक की बात करेंगे, वहाँ प्रत्येक पात्र के प्रवेश आदि में जो चारी का विधान है, मुद्राओं का जो कल्पना है, उस प्रकार के अभिनय जो है देखने को बहुत कम मिलता है, बहुत विरल होता जा रहा है। कहीं कहीं नाटक में देखने को मिलता है। तो संस्कृत नाटक को भारत में या अन्य नाट्य शास्त्र आदि में जो कहा गया विधान है, नियम है, अनुशासन है, उसके अनुसार प्रस्तुत करना ये बहुत कठिन है, क्योंकि वो वही कर पाएगा जो उसको पढ़ा है, समझा है, और जो कलाकार है वो भी उसको समझे और उस प्रकार के सुविधाएं भी प्राप्त हो, व्यवस्था मिले, तब ये करना संभव है। इसलिए नाटक जो अभी हो गया एक प्रकार के कमर्शियल, या जो बजट के अनुसार, समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार इतना कर लिया जाए, ये होने लगा है। तो इस पे
संस्कृत नाटक जब करेंगे तब नाट्य शास्त्र के अनुसार करें। तो बाकी जो नाटक होते हैं हम संस्कृत उस विधा ले रहे हैं हिंदी या दूसरे नाटक का, संस्कृत भाषा ले लिए तो संस्कृत नाटक नहीं हुआ। ये हमारे गुरु जी का भी वचन है। तो इसलिए संस्कृत में नाटक करना और संस्कृत का नाटक करना दोनों में अंतर है। हम लोग आजकल लगभग संस्कृत में नाटक हो जाता है। संस्कृत नाटक करना जो मंच का जो विभाजन है, रंगपीठ, रंगशीर्ष, कुतब आदि का विधान करके, मत्तवारणी आदि का, ये सब का करके मंचन करना ये अपेक्षित है और आवश्यक भी है। और मैं जब नाटक लिखता हूँ तो उस समय हर बात दिमाग में आती है, डायरेक्टर को ऐसे करना चाहिए, लेकिन उतना हो पाता नहीं हो पाता है, अलग बात है। अब ये जो धर्मी है, धर्मी के लिए जो प्रसंग आता है, तो आधुनिक दृष्टिकोण से भी कुछ जो मिला है तथ्य वो भी प्रयोग करते हैं, बताते हैं, शेयर करते हैं। धर्मी के प्रसंग में नाट्यशास्त्र के जो विश्वकोश, नाट्यशास्त्र विश्वकोश के लेखक हमारे गुरुदेव आचार्य धौलत त्रिपाठी जी लिखते हैं कि नाट्यधर्मी आधुनिक रंगमंच की जो भाववादी या प्रत्ययवादी शैली के निकट है, पर भाववादी शैली का अतिरेक शैली तथा रूढ़ी के जाल में रंगकर्म को उलझा देता है। नाट्यधर्मी के बिना लोक धर्म संभव ही नहीं, अतः उसमें रूढ़ी मात्र बन जाने का खतरा नहीं है। अब ये, और उन्होंने ये कहते हैं 20वीं सदी में यूरोप के रंगमंच पर यथार्थवादी रंगमंच की प्रतिक्रिया में नाट्य युक्तियों, रूढ़ियों और शैलीबद्धता पर जोर दिया गया, जो अतिरेक पर जा पहुंचता है। इंग्लैंड में 1926 से 1933 के बीच ब्रिज के फेस्टिवल में थिएटर का संचालन करते हुए टेरेंस ग्रे ने जो प्रयोग किए, उसमें बाह्य उपकरणों का बहिष्कार तथा शैलीबद्धता पर आग्रह अत्यधिक था। इस आग्रह में प्रेक्षक का ध्यान प्रस्तुति में अपनाई गई नाट्य युक्तियों पर टिका रहा जाता है, जबकि नाट्यधर्मी लोकधर्मी के आधार पर अवस्थित होकर भाव व्यक्ति का माध्यम बनती है। ये नाट्यशास्त्र विश्वकोश में 880 पृष्ठ पर ये अंकित किया गया है। तो इस प्रकार के जो नाट्य धर्मी है तो लोकधर्मी, इस पे जो विश्वकोश के लेखक और नाट्यशास्त्र के मर्म में उनका ये व्याख्यान आता है। उपसंहार के रूप में कह सकते हैं क्या, कोई जिज्ञासा है तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं, अन्यथा हम उपसंहार करके इस बात को पूरा करते, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। मैं जब से ये विषय मिला उसको पलटाता रहा। धर्मी, लोकधर्मी, लोक को समझना ये बहुत बड़ा विशाल प्रपंच है। हर अध्याय में नाट्यशास्त्र में कहीं ना कहीं रूपक का और धर्मी का, लोकधर्मी के, लोक के बिना संभव नहीं। इसको मैं अनंत था, मैं तो खाली जस्ट क्या कहते हैं स्थालीपुलकर न्याय से एक विद्यार्थी के रूप में जितना पढ़ लिया उसी को आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि इसको नाट्यशास्त्र को समझ पाना, पढ़ पाना अभी तक नहीं हो पाया और संभव भी नहीं, क्योंकि अनंत है। तो भरतमुनि भी कह देते हैं जो नहीं मैंने कहा वो लोक से ले लेना है। तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है भाई, लोक जो है अनंत है, वहाँ हर कहीं गुंजाइश है या अपॉर्चुनिटी है वहाँ, क्योंकि जो मैंने कहा, जो नहीं कहा वो लोक से ले लेना। तो लोक कितना बड़ा प्रमाण है, लोक में सब कुछ अंतर्निहित है। तो इस प्रकार के लोक को बिना उसको समझना कठिन है, इसलिए लोक व्यवहार को जो समझता है वो नाट्य को भी समझने में समर्थ होगा। और मैं इसको उपसंहार करते हुए ये कह सकता हूँ, धर्मी का जो संबंध है वो अभिनय और प्रयोग विधि से है। उपसंहार में कैसे, धर्मी का संबंध अभिनय और प्रयोग विधि से है। धर्मी की जो अवधारणा है ये भारतीय कला चिंतन की मूलभूत मान्यताओं को प्रकट करती है। यह विविध नाम रूपात्मक जगत की कला में व्यक्त होता है कि जो जगत है ये तो नाम रूपात्मक है, विविध प्रकार है, इनकी जो कला है इस कला में व्यक्त होती है धर्म, पर कवि की दृष्टि से उससे बाह्य आवरण को भेद कर अंत तक पहुंचती है। इस दृष्टि से प्रस्तुतिकरण की जो प्रक्रिया है वो धर्मी है।
यह प्रक्रिया सभी कलाओं में प्रतिफलित होती है, केवल नाट्य कला नहीं, चित्रकला, मूर्तिकला, कोई भी कला, सभी कलाओं में ये प्रतिफलित होता है। इस प्रकार जो धर्मी का सिद्धांत भौतिक जगत के यथार्थ को अस्वीकार नहीं करता और उससे सही दृष्टि से देखने और व्यक्त करने का आग्रह करता है। तो यहाँ लोक शब्द से भी 3 प्रकार के ले सकते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, लोकोस्त्रिविधा, ये भी विचार आता है। आप जो और यह धर्मी का सिद्धांत जो है ये कला सर्जन प्रक्रिया और कवि का जो व्यापार है उससे संपृक्त होता है, उसमें जुड़ जाता है ये धर्मी। तो नाट्य धर्मी का विवेचन रंगमंच पर अभिनय की दृष्टि से किया गया है और इस प्रकार के ये जो अभिनय की दृष्टि से मंच पर नाट्य धर्मी आता है, लोक स्वभाव है। तो लोक धर्मी नाट्य शास्त्र के आलोक में ये जो विचार था, जो मैंने पढ़ा था, उसी को आपसे बोला, क्योंकि जो गुरुजनों ने, हमारे मुनि ऋषि लोगों ने, व्याख्याकार ने, टीकाकार ने जो लिखा है उसके आगे हम लोग क्या बोले, उसी को ही पढ़ते हैं। क्योंकि जयंत भट्ट भी कुतवा नूतनम वस्तुम वयम उत्प्रेक्षितुम क्षमा, नए सामान, नई वस्तु हम कहाँ से ले पाएंगे। तो इसलिए जो लोग कह चुके हैं उसी को, वही शब्द है, वही अर्थ है, खाली उसी को अपने विचार उन्हीं के भाषा में समझने का प्रयास करते हैं और उतना ही बता पाते हैं जितने हम लोग ग्रहण कर पाते हैं। तो इस दृष्टि से ये अनंत है और उसमें से जितना मुझे समझ में आया मैं बोल पाया। इसके लिए सब गुरुजनों को और हमारे जो गुरुकल्प है, जिनसे पढ़ा है, सुना है, उनके प्रति, टीकाकारों के, व्याख्याकारों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए केंद्र के सभी सदस्यों को साधुवाद देता हूँ। और परिसर प्रमुख प्रकाश पांडे जी का ये दिया गया यह विषय है और हमें भी अच्छा लगा, उसी बहाने मुझे कुछ पढ़ने को मिल गया। तो अध्ययन करना विद्यार्थी के रूप में मैं रहूं, यही हम उन लोगों से आशीर्वाद चाहते हैं और उन सबको धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को पूरा करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के निदेशक आचार्य प्रकाश पांडे जी की ओर से एवं समस्त विश्वविद्यालय, आप खुद एक विश्वविद्यालय परिवार का अंग हैं, तो आपको हम क्या धन्यवाद दें। यही हम आपके प्रति इतना कह सकते हैं, आपने इतना अमूल्य समय दिया और आपका जो इतना अच्छा चिंतन है उसको हम लोगों से शेयर किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आगे भी आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें, ऐसी आशा है। एवं जो अभी सुन रहे हैं और जो हमारे नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र के फेसबुक पेज पे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जो आगे भी व्याख्यान आने वाले हैं तो आप अपने मित्रगणों को जो नाट्यशास्त्र में रुचि रखते हैं उनको इस पेज को पहुँचाएँ और जो व्याख्यान हो चुके हैं उनको देखने के लिए नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र की फेसबुक के पेज को शेयर करें। साथ में यूट्यूब चैनल भी है, जो व्याख्यान हो चुके हैं हम उनको यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं, आप वहाँ से भी इन्हें सुन सकते हैं। मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।